उसमें वो और कुछ आपकी ऐड मर्जी है, करना है अब वो कुछ बता नहीं दीजिए सर, बताएंगे। क्योंकि सब एग्जाम सर। रिलेटेड कुछ नहीं बताएंगे, बहुत दिन बताएंगे। बोलिए, बीना बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं ना सर, जैसे कि सर हाँ ऐसे मान लीजिए लिख दिए तो मेरा क्या होता है ना सर, जैसे मान लीजिए पूरा कंप्लीट कर दिए, इससे कंक्लूजन हाँ, लिख दिए, अगर बाद में कुछ पॉइंट याद आता है तो क्या उसमें ऐड कर सकते हैं कि नहीं कुछ करने मत लास्ट में? लिखिए, कंप्लीट हो हाँ गया सर। खत्म कर दीजिए। जी सर। आपके एक पॉइंट से आपका 50 नंबर नहीं बनेगा, ठीक है? जो छूट गया वो छूट गया। ओके ठीक है नेक्स्ट, सर। पूनम क्या बोल रही है? सर सर एक सर निबंध में कितने क्वेश्चन मिस डाल सकते हैं? हैं? हाँ सर, एक एक बता अच्छा, दीजिए जिस अब इन प्रश्नों पे बाद में चर्चा करेंगे। कल का सेशन मैं रखूंगा दोपहर 2 बजे, पूरी चर्चा। आप लोग कॉल करिएगा, कॉल पे बात करेंगे। मैं अभी सर लीगल ट्रांसलेशन के कुछ अंश दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मिश्रा सर को इनवाइट किया हूँ तो उनकी भी राय ली जाएगी। लीगल ट्रांसलेशन के एक्सपर्ट हैं, ठीक है? मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों को। और जैसे आप लोगों में से कई लोगों का यह संशय था कि लीगल ट्रांसलेशन के लिए हम पैसेज कहाँ से लें, पटना हाई कोर्ट का जो लीगल ट्रांसलेशन होगा उसके लिए पैसेज कहाँ से लें और फिर कैसे करें, ठीक है? मिश्रा जी सर सर। प्रणाम, आपका स्वागत है। मैं थोड़ा सा ट्रायल देता हूँ, फिर बच्चों का जो प्रश्न होगा आप जवाब दीजिएगा। मैं स्क्रीन साझा करूँ विद योर काइंड परमिशन? हाँ जी जी करें। प्रणाम सर। जी हाँ प्रणाम। नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। पहले तो प्रणाम। नमस्कार सर जी। हाँ, मैं जय सर। आप लोग की बात लगभग 10 मिनट से सुन रहा हूँ। और आपके जो प्रशिक्षक हैं, गुरुजी हैं, उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। बड़े धैर्य से सुनते हैं और आप लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे शिक्षक आपको मिले हैं, ठीक है? और मैं जी सर जी। प्रशंसा कर रहा हूँ कि इस अंतिम क्षणों में भी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वरना आजकल के प्रोफेशनल युग में ये सब नहीं है, ठीक है? तो ये पुराना गुरु की तरह से आप लोग का मार्गदर्शन कर रहे हैं, बड़ी प्रशंसा की बात है। चलिए, अब वो शेयर कर रहे हैं, आप देखिए लीगल जी ट्रांसलेशन, देखिए, फिर मैं मैंने लीगल जिन्हें ट्रांसलेशन का, सर हम लोग के लिए द्रोणाचार्य हैं। चलिए चलिए। ठीक है, मैंने लीगल ट्रांसलेशन का एक पैसेज शेयर करना शुरू किया। देखिए, ये मैंने लिया है पटना हाई कोर्ट का वेबसाइट है। मैं वेब लिंक आप लोगों को ग्रुप में साझा कर दूंगा, ठीक है? देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोग पैसेज देख पा रहे हैं ना? जी जी सर। सर। जी जी सर। सर। जी सर। जी सर। आपका पहला काम होता है, मैंने बताया, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं तो लीगल ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द का भी प्रयोग करते हैं। मुझे इस पूरे पैसेज में 3 पैसेज हैं या 3 खंड हैं, इनमें जो जो मुझे कठिन लगा उसको मैंने लाल रंग से बना दिया है। आप लोग भी देखिएगा, इस तरह का लिंक मैं दे दूंगा। तो जब भी ये मैंने लाल किया परीक्षा की दृष्टि से, लाल करने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि अलग से पेज में नोट कर लेंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द petitioner undertakes to make himself available in the office of the concerned appropriate authority empowered under section 58 of the act, that is district collector, in his or her office on ये डेट है। पैरा सी कहता है, वी फर्दर डायरेक्ट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू पॉजिटिवली कंक्लूड the confiscation process within next 30 days on appearance of, ये पूरा का पूरा पैसेज है और लाल लाल आपको दिख रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया है, जितने भी कठिन शब्द थे देखिए मैंने उनको उतार लिया है। जैसे पेटिशनर अंडरटेक्स, एक शब्द पेटिशनर तो होता ही है, अंडरटेक्स का क्या होगा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या होगा, एम्पावर्ड क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, कंक्लूड क्या होगा। इसमें आपको मैंने प्रशासनिक शब्दावली दिया है। प्रशासनिक शब्दावली सबके पास है ना? पीडीएफ है? कभी जी कभी इसको सर। खोल के देखिएगा। उसके बाद कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स है, अपीयरेंस है, उसके बाद है पिटिशनर है, इफ फॉर वॉट एवर प्रोसीडिंग। इस तरह से मैंने 2 स्लाइड तैयार किया है इसका। सबसे पहले हमारा काम होगा कि कठिन शब्द डायरी में नोट करने। मैंने बताया ना कि डायरी में नोट करने का लाभ क्या है कि अगली बार आपको वैसे शब्द आएंगे, डायरी नोट करेंगे, 5-6 शब्द और याद आ जाएगा। अब इसमें जैसे देखिए, पिटिशनर का मतलब होता है वादी, मतलब जिसने केस किया है या फिर जो याचना कर रहा है, वादी शब्द का ही प्रयोग होता है लीगल मैटर्स में। अंडरटेक का मतलब यह होता है कि वह यह गारंटी देता है, इस तरह का शब्द होता है ना, तो घोषणा करता है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी
सक्षम प्राधिकारी या फिर यथोचित प्राधिकारी, ये प्रशासनिक शब्द में आप लिख सकते हैं। इम्पावर्ड का मतलब होता है सक्षम, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे, कंक्लूड का मतलब होता है पूरा होना। अब देखिए जो कंक्लूड शब्द है वाक्य के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है। कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग मतलब ये क्या, सीज करना जिसको बोलते हैं ना। आप बाइक लेके जा रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं, पुलिस वालों ने बाइक जब्त कर लिया। ये बिहार में जो शराबबंदी वाला कानून आया उसके अंतर्गत किसी के बाइक पे शराब जा रही थी और उसको पुलिस ने जब्त कर लिया था। तो यहाँ जब्ती प्रक्रिया कहा जाएगा। जब्त करता है ना, या कुर्की नहीं कहेंगे, जब्ती प्रक्रिया। पिटिशनर फिर दोबारा है, इफ फॉर वॉट एवर, इसके लिए एक फ्रेज है, इसके लिए हम कहेंगे चाहे जो भी हो, चाहे जो भी कारण हो। प्रोसीडिंग का मतलब प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद अगला कंक्लूडेड मतलब खत्म हो जाना या खत्म होना, वाक्य के संदर्भ के अनुसार देखेंगे। परमिसिबल, परमिसिबल का क्या होगा कि जहां तक संभव हो सके या जहां तक आदेश मिल पाए। व्हीकल इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का मतलब होता है जैसे बहुत लोग लिख देंगे व्हीकल का मतलब वाहन जिस पर प्रश्न है, नहीं, उसमें लिख देंगे कि इस मामले में जो संदिग्ध वाहन या संदिग्ध वाहन लिख सकते हैं। इंटरिम का अंतरिम होगा। ऑन सच टर्म्स, ऐसी परिस्थिति, एज मे बी डीम्ड, जो माना जाए या मानक परिस्थिति। अटेंडिंग के बाद काउंसिल है, काउंसिल वकील होता है, और अटेंडिंग मतलब जो वकील पैरवी कर रहे हैं, पैरवी करने वाले वकील। यहाँ अटेंडिंग का मतलब शामिल होने वाला नहीं होगा, पैरवी करने वाले वकील। वाक्य में दिखाऊंगा, पैरवी करता, पैरवी करता है। फिर केस का मतलब मामला, ठीक है। इट शैल बी ओपन, खुला रहेगा। क्यों खुला रहेगा, वो वाक्य मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। सीक डैमेज, डैमेज का मतलब होता है हर्जाना, मांगना। यहाँ सीक डैमेज का मतलब हर्जाना, मांगना। इन अकॉर्डेंस विथ लॉ मतलब कानूनन या कानून के अनुसार, नियम के अनुसार। इनिशिएटेड, प्रारंभ करना। ईयरिंग का मतलब होता है, ईयर रिंग मत समझ लीजिएगा इसे। ईयरिंग का मतलब होता है कि कुछ अधिकारी होते हैं ना, मानते नहीं है, जड़ बोलते हैं, या फिर न मानने वाले भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आप संदर्भ लेकर के और इस पे फिर हम अनुवाद करना शुरू करेंगे। मैं फिर से वापस चलता हूं उस स्लाइड में, स्लाइड नंबर 2 में देखिए, इसको पूरा कर देता हूं। फिर देखिए ये डी वाला लाइन देखिए, इन इवेंचुअली द appropriate authority arrives at a conclusion that the property is not liable to be confiscated। बहुत आसान है। आपके मन में आया ना कि सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये जो संपत्ति है वो जब्त करने योग्य नहीं है। It shall be open for petitioner to seek damage in accordance with law and have appropriate proceeding initiated against the hearing official या officers। It shall be open for petitioner to seek। अब इस वाक्य का जब हम अनुवाद करने लगेंगे तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि वादी चाहे तो नियम के अनुसार जो अधिकारी हैं, उसमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन है कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, तो ईरिंग, तो इस तरह के जो अधिकारी हैं, ईरिंग का मतलब निकालेंगे हम, जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ हर्जाने का दावा कर सकता है। लर्न्ड काउंसिल आया है लास्ट में, देखिएगा यहाँ लर्न्ड काउंसिल का मतलब होता है कि ज्ञानी, या क्या लिखेंगे, प्रबुद्ध, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसके लिए लीगल टर्म की जरूरत नहीं है। काउंसिल का मतलब वकील है। फॉर द पिटिशनर मतलब वादी के, ज्ञानी वकील, या जो आप लिखें, स्टेट्स दैट, बताते हैं या कहते हैं, दैट द सर्टिफाइड। इस तरह से देखिए लीगल में और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन में कोई विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। अब मैं मिश्रा सर से कहूंगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर, अंतिम पंक्ति के ऊपर अपना विचार देंगे सर। तो पहले जो लोग आपके साथ प्रशिक्षण पा रहे हैं, ये लोग सब पटना हाई कोर्ट के अप्लाई कर रहे हैं क्या ट्रांसलेटर के लिए? इसमें मुझे लगता है 40% लोग, 40% लोग पटना हाई कोर्ट के भी। सबसे पहले दो महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता दूं कि मूलतः आपकी जो सेकंड पार्ट है अनुवाद का, उसमें ये मत सोचिएगा कि केवल
लीगल पर ही आपकी परीक्षा की जाएगी। ठीक है। लीगल ट्रांसलेशन एक बहुत ही प्रैक्टिस की चीज है, और धीरे धीरे जब आप ट्रांसलेशन में निपुण हो जाते हैं, तदुपरांत ही आप लीगल ट्रांसलेशन बढ़िया कर पाते हैं। तो जिनके दिमाग में शंका आ रही होगी, हो सकता है आपको लग भी रहा होगा इतना कठिन है, क्या गलत हो जाएगा या सही होगा, तो ये शंकाएं बनी रहेंगी जब तक कि आप वाकई में उस चीज को करें नहीं और आपकी वेटिंग ना हो जाए। ठीक है। तो इसको लेकर के आप शंकालु नहीं रहेंगे। प्रथम दृष्टया आप लोग जो भी ट्रांसलेशन करेंगे वो कभी भी उस तरह का नहीं होगा जो कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है। ये मात्र आपकी परीक्षा ली जा रही है, आप कितना लीगल टर्म्स के को जानते हैं। जैसे आपके शुक्ला सर ने बताया कि आप पिटिशनर को वादी लिखते हैं, है ना, याचिकाकर्ता लिखते हैं, सक्षम प्राधिकार प्राधिकार लिखते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है कि आप बिल्कुल इसको रट लीजिए। जैसे बोलते हैं ना, ग्लॉसरी जो है, शब्दकोश है लीगल का, कुछ शब्दकोश तो रट ही लेना चाहिए, जैसे आपके सामने उन्होंने रखा। तो मेरे अनुभव के अनुसार से यदि आप 50 शब्द तक भी लीगल के कंठस्थ कर लें तो आपको अनुवाद करने में आसानी हो जाएगी। और ये मान के चलिए कि लगभग 50% से 60% आपका अनुवाद लीगल पैमाने पर खरा उतर जाएगा। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है लीगल ग्लोसरी को देखना और ये समझना कि कहाँ क्या यूज हो रहा है। ठीक है। कहाँ क्या हम यूज करेंगे, ये बहुत ही आवश्यक है इसमें। और सामान्य जो आप ट्रांसलेशन करते हैं वहाँ आप भावानुवाद कर देते हैं, शब्दानुवाद भी कर देते हैं, जैसा आपके शुक्ला सर ने बताया होगा। लेकिन लीगल ट्रांसलेशन में आपके पास इन चीजों की गुंजाइश नहीं रहती है। आप वो मैटर ऑफ फैक्ट कोर्ट के सामने रखते हैं, आप तथ्यात्मक प्रदर्शन करते हैं कोर्ट के समक्ष, न्यायाधिकरण के समक्ष। हालांकि ये गुंजाइश रहती है कि जो अंग्रेजी वर्जन को प्रिवेल किया जाता है, अंग्रेजी वर्जन को मान्यता दी जाती है लीगल के केस में, यदि हिंदी और अंग्रेजी में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन कई हाई कोर्ट्स अब पूर्ण रूप से हिंदी में काम कर रहे हैं, इलाहाबाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो हिंदी का हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है, लीगल अनुवाद हो रहा है, वो बहुत ही उच्च स्तरीय है। तो सारे अभी कैंडिडेट्स को मैं एक अभी आपको टिप्स दे रहा हूँ, आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइट और एमपी हाई कोर्ट की साइट खोल लीजिएगा। उसमें कुछ एक आदेश जो हैं वो हिंदी में वो दे रहे हैं। आप कम से कम बस यूं ही उसको पढ़ जाइएगा, शुरू से आद्योपांत पढ़ जाइएगा, शुरू से अंत तक। तो उसको आप, उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर जो कानूनी भाषा है वो कैसे लिखी जाती है। फिर मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ, आप लोग को निराश होने की जरूरत नहीं है। रातों रात आप कानूनी भाषा में दक्ष नहीं हो सकते हैं। मात्र आपका जो आपकी परीक्षा ली जाएगी वो इस आधार पर ली जाएगी कि क्या आपको कानून की शब्दावली मालूम है और क्या आप अनुवाद बिल्कुल वही कर पा रहे हैं जो वहां पर आपको अनुच्छेद या आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है। मात्र इतने का ही वहां पर जांच किया जाएगा। बाकी आपके ट्रांसलेशन में आपके शुक्ला सर ने बताया ही होगा कि किस तरह से ट्रांसलेशन को किया जाना है और किस तरह से तथ्य को रखा जाना है। 3-4 मुद्दे मैं आपके सामने रख दूं एग्जाम जाने के पहले, जो आपको हेल्प करेंगे। ट्रांसलेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब भी आप ट्रांसलेशन कीजिए, अनुवाद कीजिए, आपने अनुवाद कर दिया है ना, आप अपने मित्रों से उसको शेयर कीजिए। जो जानकार हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके भाई हैं, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे वो शेयर कीजिए और सीधे बोलिए कि ये वाला टेक्स्ट था और मैंने ये किया है। वो करने के बाद उनसे पूछिए कि आपको क्या मतलब समझ में आया। यदि वो व्यक्ति आपको ये जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, जो वो लिख रहा था बिल्कुल सही समझ गया, वहीं आपका ट्रांसलेशन पूरा हो जाता है। तो ये रेडीमेड टेस्ट होता है शुरुआती ट्रांसलेटर जो होते हैं, अनुवादक होते हैं, उनके लिए, कि आप कभी भी अपने काम की वेटिंग किसी दूसरे सक्षम अधिकारी से कराइए, सक्षम लोगों से कराइए। कोई भी हो सकता है जो भाषा का जानकार है, अंग्रेजी हिंदी को थोड़ी अच्छी तरह से जानता है। वो पढ़ के आपको ओपिनियन दे सकता है कि हाँ आपने तो लगभग सही सारा कर दिया है। तो ये बहुत आवश्यक है कि जब भी आप ट्रांसलेशन करें उसकी वेटिंग जरूर कराएं किसी दूसरे से। कितना भी अच्छा और बेहतर आप लिखे हों, गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, इसलिए अपने मस्तिष्क को हमेशा खुला रखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ा इनपुट मैं देना चाहूंगा, निबंध के संदर्भ में बात हो रही थी, कई प्रश्न आपके आ रहे थे प्रशिक्षणार्थियों के कि सर क्या करें, कैसे लिखें, किस तरह से लिखें। देखिए, जो जैसा कि आपके शुक्ला सर ने बताया होगा
ये आजकल जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। तो आप प्रश्न पत्र देने का मूल अर्थ समझिएगा, क्यों प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं और खाली स्थान दिए जा रहे हैं। ये आपको लेक्चरर्स परीक्षा में भी होती है, हर बड़ी परीक्षाओं में होने लगेगी। ये आपको ये बताता है कि आप सीमा में रहें, समयबद्धता का पालन करें और मूल तथ्यों को आप न छोड़ें। ये तीन चीज की वहां परीक्षा होती है कि तनाव के क्षण में, परीक्षा के तनाव के क्षण में आप कितना समयबद्ध रह सके, कितना अपने तथ्यों को अंदर दिया, सब्जेक्ट मैटर को डाला उसके अंदर, और कितना साफगोई या स्वच्छता से उसको लिखा। इसीलिए इस स्पेस को दिया जाता है। ये ओपन और फॉर ऑल यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन नहीं होता है, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है जिसमें पूरी तरह आपकी दक्षता की परीक्षा ली जाती है। छोटे से अनुवाद के अंश से ही आपकी जैसे कहते नहीं है कुछ हम जब भोजन पकाते हैं तो चावल के दाने से ही पकड़ लेते हैं कि पूरा हांडी पक गई कि नहीं, कुछ वैसी ही बात होती है परीक्षा के संदर्भ में। तो हमेशा इस बात को याद रखें, जैसे आपके शुक्ला जी ने बताया, आपके सर ने बताया, कि बहुत ज्यादा भरबोझ नहीं होना है। आपको एक ही विषय वस्तु को बार बार लिखते नहीं जाना है। यदि ना आपने उस विषय वस्तु पर 2 लाइन लिख दिया है और 200 शब्दों का है, 2 से 3 लाइन आपने लिख दिया और 200 शब्दों की सीमा है, तो आप उसको फिर छोड़ दें, आगे अन्य विषयों को समाहित करें। और एक और प्रश्न आ रहा था आप लोग के बीच में, क्या हम लाइन छोड़ें नहीं छोड़ें, कैसे करें? तो इसका तो स्वतः समाधान हो जाता है। जितना स्थान दिया गया वही स्थान आपके लिए है। आप चाहे लाइन छोड़ करके लिखें, चाहे लाइन बना करके लिखें, चाहे छोटा और स्पष्ट लिखें, चाहे बड़ा और कम लिखें, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। और इसी आधार पर तो परीक्षा की जाती है, वरना अलग अलग कैंडिडेट कैसे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये सारी दक्षता की जांच होती है और हर चीज का अपना मायना रखता है। अंतिम जो था निबंध, आप लोग बात कर रहे थे निबंध कैसे लिखें। आपके टीचर ने जरूर बताया होगा, निबंध के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, अंग होते हैं, उसके आधार पर निबंध लिखा जाना चाहिए। एक किसी का प्रश्न था, शुक्ला जी, यदि मैं गलत नहीं हूं, कि पहले प्रदूषण में शुरू में कुछ पर्यावरण के बारे में लिखें, ऐसा ही कुछ था ना जी प्रश्न जी किसी जी। का? हाँ हाँ। हाँ तो उसमें सरल चीज है, निबंध कभी भी लिखते वक्त में आपको 2-3 चीजें में उसको विभाजित कर लीजिए। सर्वप्रथम आपकी प्रस्तावना होती है, जिसको प्रीफेस बोलते हैं, जो बच्ची जिसके बारे में चर्चा कर रही थी। प्रदूषण जब आया इसमें तो पहले ही प्रदूषण नहीं आ गया, पृथ्वी जब बनी तब प्रदूषण नहीं था, ठीक है, पर्यावरण था। हम मानव आए, उसके बाद सब कालांतर में चीजें आई। तो आप प्रीफेस में डाल सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं। यदि आपके पास कलात्मक क्षमता है लिखने की तो स्टार्ट करिए उसी तरह से, और भी बेहतर चीज है वो। लेकिन होता क्या है कि प्रस्तावना में हम भटक जाते हैं, हम प्रस्तावना में बहुत लंबा चले जाते हैं। तो प्रस्तावना बहुत संक्षिप्त होनी चाहिए, जो विषय से संबंधित होनी चाहिए, और हमेशा आपका ध्यान केंद्रित रहे कि यदि आप पर्यावरण से शुरू कर रहे हैं और प्रदूषण तक जा रहे हैं, तो पर्यावरण और प्रकृति को भी इस तरह से लिखें कि वो प्रदूषण की ओर ही जा रहा हो। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ठीक प्रस्तावना के बाद जो आता है वो आपकी विषय वस्तु आता है। प्रस्तावना के तुरंत बाद आप विषय वस्तु पर लिखना शुरू करते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, और इसी पर सबसे ज्यादा मार्किंग की जाती है। जो नंबरिंग होती है वो विषय वस्तु पर होती है। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आया था किसी का कि कोट्स हम लिख सकते हैं, कितने कोट्स लिख सकते हैं, कितने नहीं लिख सकते हैं। जी। तो इस तरह के प्रश्न मैं इसलिए आप लोग को सुझाव दूंगा कि इस तरह के प्रश्न आप लोग दिमाग में न रखें, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, और आप लोगों ने एक अकादमिक वातावरण से अपने आप को निकाला है और आप प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ की सबसे बड़ी बात होती है प्रिसाइज, टू द पॉइंट, और गागर में सागर भरना, ठीक है। तो हमेशा आप लोग दिमाग में अपने अंदर रख लें कि जब आप किसी पद के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल प्रिसाइज, टू द पॉइंट और तथ्यात्मक होना चाहिए। आप गलत भी नहीं लिख सकते हैं। अभी आपके टीचर बता रहे थे कि आप आंकड़े न जाने तो ना लिखें। उन्होंने एक उपाय भी बताया कि ऐसा कहा गया है या ऐसा उल्लेख है या सूत्रों से पता चला है। मेरा फिर आप लोग से सुझाव है, यदि आप आंकड़े न जाने तो विचलन न करें। यदि आपको आंकड़े ना मालूम है तो अच्छा है कि आप उसको ना लिखें, वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। वह आपको निगेटिव भूमिका देता है जांच में। तो यदि आपको आंकड़े नहीं मालूम है या बिल्कुल मालूम है, कहीं थोड़ा आपको गलत लग रहा है 1 या 2 अंक का, तब वो शुक्ला सर की बात माने और अनुमानित लिख के आप काम चला सकते हैं। लेकिन संभवतः यदि आंकड़े स्पष्ट मालूम हो तभी उन आंकड़ों को डालें,
और उन आंकड़ों पर विवेचना करे, अन्यथा आंकड़ों से बचे। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। ये हो गई निबंध की विषय वस्तु। विषय वस्तु के बाद आगे जो आता है वो उदाहरण और उद्धरण आता है। ठीक है, जैसे अब आपके पास स्पेस 200 है, आपने कोई तथ्य रखा प्रदूषण पर, तो स्वाभाविक रूप से उसको उदाहरण के द्वारा आप स्पष्ट करना चाहेंगे कि जनमानस पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, भविष्य में कैसा प्रभाव पड़ रहा है, आने वाली संतति इससे कैसे प्रभावित होगी, आदि आदि। तो कहा जाता है ना कि जब आप उदाहरण देते हैं तो वो आसानी से स्पष्ट होता है। तो आपका जो परीक्षक है वो भी चाहता है कि आपके दिमाग के अंदर में क्या चीज है, क्या इससे संबंधित वो चीजें व्यवहारिक रूप से जानता है, क्या वो आसपास अपने इकोसिस्टम वातावरण से अवेयर है, वो जानकार है। यदि वो जानकार है तो जरूर उसको कोट करेगा। यदि वो बंगाल का है तो बंगाल से संदर्भित चीजों को लिखेगा, यदि दिल्ली का है तो दिल्ली से संदर्भित चीजों को लिखेगा, महाराष्ट्र वाला है महाराष्ट्र से संबंधित चीजों को लिखेगा। तो ये एक एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है, आप लोग जरूर उदाहरण दें, लेकिन उदाहरण देने में हमेशा ध्यान रखें कि वो हमेशा संबद्ध हो आपके विषय वस्तु से, अनावश्यक उदाहरण ना दे। विषय वस्तु से यदि संबद्ध उदाहरण देंगे, भले एक ही उदाहरण दे, उसका काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अगला पार्ट। आप उदाहरण देते हैं, उद्धरण देते हैं, आप चीजों को लिखते हैं। ठीक है, आंकड़े भी इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं विषय वस्तु में। और जो आपका निबंध है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर मैं आने वाला हूं वो होता है आपका उपसंहार, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि एक विषय वस्तु प्रदूषण था, आपने बहुत कुछ समझा उसके विषय में, आपने पढ़ा है अखबारों में, आपने देखा है, आप जीवन में हर दिन झेलते हैं। आप प्रदूषित पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, दैनंदिन जीवन में परेशान चल रहे हैं। लेकिन आपने उसको किस ढंग से अंत में समाप्त किया और आपका विचार क्या था, चाहे तो प्रदूषण से बचने के उपाय हो, या प्रदूषण कितनी कालावधि तक रहेगा, या प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, किस किस तत्वों से उस पर हम पकड़ पा सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपका अपना ओरिजिनल विचार, नैसर्गिक विचार होना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें आपका आपका अपना खुद का विचार होना चाहिए। ये नहीं विचार होना चाहिए कि पराली जलाए और अरविंद केजरीवाल बोल दिए कि एक लिक्विड सॉल्यूशन है, उसको हम छिड़क देंगे तो पराली गल के और खाद बन जाएगी। ना ना, बिल्कुल नहीं, आपने उन चीजों को देखा नहीं है। आप अपने आसपास के चीजों से ये निष्कर्ष निकालिए कि हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, वो बेहतर रहता है हमेशा। हमेशा याद रखिए, अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा स्पष्ट उजाले में, ठीक है, उजाले में 4 कदम बढ़ना ज्यादा अच्छा होता है बनिस्पत अंधेरे में तीर चलाने के। वो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है, तो ये निबंध के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, निबंध इसी तरह से लिखिए। ठीक है, और लीगल ट्रांसलेशन की जहां तक बात है तो मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी आप लोग लीगल ट्रांसलेशन में प्रैक्टिस की जरूरत होगी। और कब एग्जाम है शुक्ला जी इन लोग का? एसएससी वाला तो परसों है। परसों है, तो और एसएससी में तो हमें नहीं लगता है लीगल ट्रांसलेशन की नहीं जरूरत उसमें होगी। नहीं, वो तो चूंकि पटना हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं विशेषकर जो तो पटना मैंने हाई कोर्ट आपसे वाला मैटर 18 है। जनवरी को सर, हाँ, जनवरी 18 में। जनवरी को पटना हाँ, तो हाई कोर्ट की। पटना हाई कोर्ट के लिए कुछ अलग से शुक्ला जी से मैं बात कर लूंगा किस तरह से आप लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी जा सकती है लीगल की। ठीक है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, यदि आप सामान्य अनुवादक अच्छे बने और शुक्ला सर से वाह वाह पाए, तभी आप लीगल को कर पाएंगे। क्योंकि ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आपने मास्टर्स कर लिया, अब डॉक्टरेट करने की बारी आई, तो लीगल डॉक्टरेट की डिग्री है, आपको डॉक्टर की उपाधि दी जाएगी उसके बाद से। ठीक है, तो ये कुछ उसी स्तर की चीजें हैं। तो लीगल में सबसे पहले तो आप लोग, अभी मैं आज का टिप्स यही दूंगा कि कम से कम आज घर जाइए तो 10 शब्द निकाल लीजिए, 10 से 15 शब्द ग्लोसरी से, लीगल ग्लोसरी से, जिसमें आज ही मिल गया 5-7 शब्द तो मेरे सामने मिल गया, शुक्ला जी ने जो टेक्स्ट डाला है 10 शब्द तो कम से कम खूबसूरत उसमें है। उनको निकालिए, लिखिए और वही यूज करना है। वादी है तो वादी ही यूज करना है, पिटिशनर के लिए, रेस्पोंडेंट के लिए प्रतिवादी यूज करना है। ठीक है, और यहाँ भी अंतर है, वादी प्रतिवादी यहाँ पर इतने अंतर है, याचिकाकर्ता भी होता है, लेकिन कहाँ यूज किया जाएगा उसका संदर्भ अलग होता है। ठीक है, वो पिटिशन के ऊपर होता है, याचना हो रही है या वहां वाद हो रहा है। ठीक है, दोनों में अंतर है। याचना होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, याचिकाकर्ता आता है। ठीक है,
जो जन सामान्य की जन साधारण से संबद्ध मामलों की सुनवाई होती है। ठीक है, कोई जानता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या चीज है? कोई आप में से? जी सर, सर पीआईएल जैसे जो कि दाखिल होती है, फेयल एक की एक एक करके लड़की एक एक ने करके। याचिकाकर्ता। हाँ सर आप पीआईएल जो बताइए। दाखिल होती है सर, हाँ जैन श्रीमान जी, दाखिल हाँ हाँ होती है सर, बताइए। उसमें हाँ कुछ याचिकाकर्ता रहते हैं। जी सर। हाँ हाँ बताएं बताएं क्या है पीआईएल, और बताएं थोड़ा इसके बारे में। ये तो एक लाइन आपने उसका संक्षिप्त जो था उसको खोल दिया, इसके आगे बढ़े। जी सर। सर सर मैं बोल जैसे बस कोई पब्लिक यही, इंटरेस्ट अब में देखिए कोई आप लोग आता है, लाइक। सब लोग रुक जाएंगे, सब लोग रुक जाएंगे। जीवन में हमेशा याद रखिए, कूद के आंसर देने मत जाइए यदि आप थोड़ा उसके विषय में जानते नहीं है तो। समझ रहे हैं? यदि आप पीआईएल नहीं जानते तो हो सकता है आपके बराबर और लोग जान रहे थे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप किसी भी विषय वस्तु को, चाहे अब इंटरव्यू में भी आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, यही अंतर होता है एक सफल विद्यार्थी में और एक असफल में। सफल आदमी अपनी कमजोरी भी जानता है, अपनी ताकत भी जानता है और उसको इस्तेमाल करता है। कमजोरी यदि जान रहा है कि इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा, तो वहां वो बड़े ही शालीनता से इस बात को स्वीकार करते हुए इंटरव्यू बोर्ड के साथ हट जाता है। ठीक है, और उसका चयन हो जाता है। वहीं एक प्रशिक्षणार्थी न जानते हुए भी उलझ जाता है और काउंटर क्वेश्चन के चक्कर में फंस जाता है और एक प्रश्न से अनेक प्रश्न निकलते जाते हैं, उलझता जाता है। इसीलिए जब भी कोई पूछे कोई भी प्रश्न, यदि आप जानते हैं तो ओके, नहीं जानते हैं समय लीजिए, तैयारी कीजिए, वापस आइए और जवाब दीजिए। ठीक है, पीआईएल एक बहुत बड़ी चीज है। पीआईएल सामान्य चीज नहीं है। किन सर्कमस्टांसेस में यूज किए जाते हैं, कब से आया, क्या कारण था कि इसको पढ़ा, क्योंकि तो जजमेंट दिए जाते हैं, पिटीशन तो कहीं आप डाल डाल सकते हैं कभी भी जाके, लेकिन पीआईएल क्यों बनाया गया, उसके पीछे कारण है और पृष्ठभूमि है। खैर ये लीगल मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है, अभी इस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं वापस शुक्ला जी को बोलता हूँ कि आप इस टीम को जो बताना है वो बताएं मेरी तरफ से। और हो गया है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि चूंकि बताओ। सर ने हम लोगों को बताया है कि हम्म शब्द की लिमिटेशन को लेकर, तो जैसा कि हम्म आपने कहा कि हम जब ऐसे लिखते हैं तो ऐसे के दौरान वो हम जब हमारा एग्जामिनर पेपर चेक करता है उस दौरान उसका रहता है कि अ, हमारे शब्दों पे या हम उस टॉपिक के ऊपर कितने वो टॉपिक हम कितना समझ रहे हैं उस टॉपिक को, ये हमारे हम्म अंदर वो चेक करते हैं। हम्म तो हम्म अगर हम्म हम उस टॉपिक को बहुत शॉर्टली आई मीन वो 500 शब्द का हमें लिमिटेशन देते हैं, क्योंकि हम्म, हम आवाज कट गई आपकी। आवाज कट रही है। हाँ चलो, तुम्हारा क्वेश्चन मैं समझ गया क्या कहना चाह रही हो। मैंने पहले ही कहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा विषय वस्तु का होता है, सब्जेक्ट मैटर का होता है। सब्जेक्ट मैटर को तुम लंबा लिख सकती हो, यदि 200 शब्द है तो उसको 100 में रख सकती हो, 50-50 में अन्य को बांट सकती हो, प्रस्तावना और अन्य विषयों को। तुम 100 तक का शब्द का मैटर लेके जा सकती हो, उसमें तुम्हारे ऊपर है, लेकिन वही विषय सर वस्तु। वो 500 शब्द होते हैं, तो हाँ एक्चुअली मेरा हाँ दिक्कत ये होता है कि मैं या तो बहुत सादा शब्द हो जाते हैं और अगर मैं शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ वो बहुत हाँ छोटे 300-350 शब्द में आ जाते हैं। हाँ और चूंकि मेरे हाँ। ऊपर प्रेशर रहता है कि मुझे 500 शब्दों सब में अपनी बात सबसे रखनी है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रानी? हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बहुत ही स्वाभाविक क्वेश्चन है। हर शुरुआती करने वाला जो धावक होता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं दौड़ रेस में जब जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये परेशानियां आएंगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप यदि 500 को 300 भी लिख देंगे, तो जो परीक्षण करता है, जो आपके जब प्रश्न पत्रों को देख रहा है, वो इतना सक्षम होता है कि 300 में भी वो आपकी काबिलियत को जांच लेता है। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, आप प्रयास ये करें कि उसी शब्द सीमा में जाए। फिर वही बात दोबारा दोहराऊंगा, वो जगह दिया गया है, जो खाली जगह, जो स्थान दिया गया, उतने शब्दों के लिए ही दिया गया। तो इसका बंटवारा करना आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है कि किस तरह से आप बंटवारा करते हैं। ठीक है। और एक चीज और है, ये कला, निबंध लेखन की कला तुरंत नहीं आ जाती है, ये भी प्रैक्टिस की चीज है ना? आप में से कोई भी कहीं पर निबंध में कभी भी पुरस्कार पाया है? स्कूल में, विद्यालय में, कोई भी हो तो बताए। सर हमने निबंध पाया है। लेखन में जी सर। कौन है, ये नाम बताइए कौन? एक एक करके बोलिए, कौन पाया है? सर शिव हम। अच्छा। हाँ
सर किस अवंतिका। किस स्तर पर शिव आपने पाया है निबंध में, और क्या निबंध का विषय था? सर ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया अच्छा। था। उस पे निबंध लिखना था। हमने जल प्रदूषण पर लिखा था सर। अच्छा, तो कितने शब्द का लिखा था अंदाजन? सर लिखते समय सर हमने काउंट नहीं किया था, मतलब अच्छा, वही ओपन ओपन था वो, शब्दों की सीमा नहीं थी, ओपन ओपन था, है हाँ ना? हाँ हाँ सर, ओके हाँ ओके सर। ओके, ठीक है, हिंदी पर आपने लिखा था। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और बताइए किसने क्या लिखा, और दूसरा कोई टॉपिक किसी ने सर लिखा? मैंने लिखा था। हाँ, कौन सा पुरस्कार आपको मिला था, और क्या विषय था? सर विषय ग्लोबल वार्मिंग था सर। क्लास ग्लो- 9th में थी तब एनुअल फंक्शन में लिखा था सर। हाँ, ग्लोबल। कंपटीशन होता था। सबसे पहले तो तुम्हें टोकूंगा, पता नहीं तुम्हारा क्या नाम है, अवंतिका है? यस जब सर। हिंदी की साधना करने निकलो ना, तो कोशिश करो कि अंग्रेजी शब्दों को त्याग दो। यदि सर वो शुरुआती इंग्लिश में ही था सर। इंग्लिश में लिखी थी, अच्छा। जो जी सर। ओके ओके, तब फिर ओके, ठीक है ठीक है, इंग्लिश में लिखी हो ग्लोबल वार्मिंग, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें तुमको क्या पुरस्कार मिला था? सर एक डिक्शनरी मिली थी, सेकंड पोजीशन आई थी सर। अच्छा, सेकंड पोजीशन आई थी। जी सर। तुम्हारे निबंध को पढ़ने के बाद कोई किसी मित्र ने तुम्हारी प्रशंसा की थी, तुम्हारे कलीग ने, साथी ने? सर एक्चुअली मेरे फादर भी टीचर थे तो उनको फादर की बात काफी नहीं सा कर रहा हूँ, फादर की नहीं बात सर, नहीं कर रहा हूँ। एप्रिसिएशन उनको मिली थी कि मतलब जब क्लासरूम में मतलब स्टाफ रूम में जैसे चर्चा हुई थी तो उनको हम्म। काफी एप्रिसिएशन मिली थी कि बहुत हम्म। अच्छा लिखती है ऐसे करके। आपके कोई मित्र उसको पढ़े थे, वो आप बोले कि तुमने बहुत सचमुच अच्छा लिखा, प्रयास अच्छा किया, ऐसा बोले कोई? सर पेपर वापस नहीं मिला। अच्छा, पेपर वापस नहीं मिला। ओके, ठीक है। चलिए, मैं इसलिए ये एक छोटा सा एक्सरसाइज कराया कि अब इन दोनों आदमी से मैं पूछूंगा, शिव से और अवंतिका से, कि निबंध जब तुम लोग लिखे होगे तो तुमने कुछ तैयारियां की होगी, टॉपिक पहले से दिया गया होगा, हाँ सर जी बोले। सर। है ना? तैयारियां की होगी, और तैयारी करने में आपने कई बार उसको काटा छाटा होगा, कई बार विषय वस्तु जो अनावश्यक हो उसको हटा के उसको कम किया होगा, ज्यादा किया होगा, कुछ चीजें छूट रही होंगी, जोड़ा होगा। ये सब करने के बाद ही तैयारी हुई होगी। हो सकता है जी तुमने किसी को दिखाया भी हो उसको। जी सर। किया जी था सर। इतना? हाँ किया था सर। ना? तो किया वही था। जी सर। बात मैं तो आपको कहना चाह रहा हूँ, वही तो बात समझा रहा हूँ, कि जब विषय वस्तु खुल जाती है तो एक प्राइज जब आप लेते हैं जिस निबंध के लिए, उसमें आप इतनी तैयारी करते हैं, तो यहाँ तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है। तो कुछ उसी स्तर का आपके पास जितना भी विषय वस्तु है, नॉलेज है, उसको उसी स्तर की चीजें, जैसा आपने निबंध वहां लिखा था, वैसा ही यहाँ भी लिखना है। यही प्रयास करना है, यही मैं बोल रहा हूँ। उतना ही शुद्ध, उतना ही विषय वस्तु को सारगर्भित, उतना ही बढ़िया यहाँ भी लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रणाम चलिए, सर। हाँ बोलिए, अम, बोलिए सत्ता, हाँ खुश रहिए। हाँ, सर मेरा एक प्रश्न था कि अगर हम अपने निबंध में ग्राफ बना के उसको दिखाए तो क्या इसका कोई स्पेशल इफेक्ट या कोई अच्छा देखिए प्रभाव? देखिए, इसमें निर्भर करता है कि विषय वस्तु क्या है। ठीक है, यदि यदि कुछ ऐसा टॉपिक आ जाता है कि भारत में जच्चा बच्चा के मृत्यु दर, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व बच्चियों और बच्चों का, जनसांख्यिकी प्रतिनिधित्व, तो इस तरह का यदि कॉम्प्लेक्स विषय आ जा रहा है, तो उसमें ये सब आंकड़े अच्छे हैं, या इकोनॉमिक सिनारियो के ऊपर आ जाता है, आर्थिक परिदृश्य क्या है, तो ये सब आंकड़े और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और आसान भी होता है उसको रिप्रेजेंट करने में, दिखाने में। लेकिन यदि सामान्य निबंध है ना, महिला सशक्तिकरण है मान लीजिए, जैसा कि अभी शुक्ला जी ने एक टॉपिक दिया था, तो उसमें आप क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे? आपको बहुत एक्यूरेट डाटा होना चाहिए होगा, जिसमें आप बता सकें कि लिटरेसी ही लेते हैं, यदि शिक्षा लेते हैं महिला की, तो ओवर ए पीरियड 10 ईयर के टाइम पीरियड में कितना होता है, यदि आप उसको ग्राफ पर दिखा सके तो अच्छी बात है। लेकिन तब ये है कि फिर मैं कहूंगा कि वो आपका जो स्थान है वो कम है, लिमिटेड है। आप ग्राफ में न जाके आप उसको एक लाइन में ही तो सारगर्भित कर सकते हैं ना, कि विगत 10 वर्षों में यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कुल मिलाकर इतने प्रतिशत तक हमारा महिलाओं में शिक्षण की प्रतिशतता बढ़ी है।
पर्याप्त है वो अपने आप में। जी सर। चलिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रणाम ठीक है सर सुप्रिया। जी। हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू। नहीं, मैं ठीक। आपको प्रणाम की। हाँ खुश रहिए खुश रहिए। आप तैयारी कीजिए तैयारी कीजिए। जी आप ही सर। बोल रही थी ना कि बहुत डर लग रहा है, आप ही जी थी। सर। जी सर। हाँ हाँ डर लग रहा है। देखिए एक बात बता दें आपको, जी डरने सर। की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। एक अच्छा जी सर। तुलसीदास जी का एक दोहा है कि जो ईश्वर चाहते हैं फलाफल वो देते हैं। आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको कर्तव्य करना होगा। आप देखते होंगे ना ये हमारे प्लेयर्स या जो बड़े बड़े हमारे जो गेम ओनर हैं वो सब जब जाते हैं तो कोई प्रेस रिपोर्टर पूछता है कि सर आप आज क्या करेंगे, आज तो वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो क्या बोलते हैं कि वो तो मैं नहीं जानता हूँ रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा फील्ड में जाकर के। जी सर। जी बोलते सर। हैं ना, इतना ही जी बोलते हैं ना। जबकि जी। तेंदुलकर को मालूम है कि मैं जाऊंगा सामने वाला जो बॉलर है बड़ा कमजोर है, जिम्बाब्वे की टीम में पीट के रख दूंगा। वो अवेयर है इस बात के लिए, लेकिन फिर भी क्या बोलता है कि मैं वहां जाके मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा। इतना ही बोलता है ना। तो जी वही सर। अप्रोच आपको भी लेके चलना। और दूसरा एक चीज और आप लोग को बता दे, जीवन यही खत्म नहीं है और एक ही परीक्षा नहीं है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा, मान लीजिए किसी कारणवश आप चूक हो गया, असफल हो गए, तो यदि वाकई में आप पढ़े हैं तो आपकी थाती है, पूंजी है, वो आप जी अगले में सर। आपके काम आ जाएगी। ठीक है ना। तो हिम्मत रखिए और हिम्मत के साथ बढ़िए। वहां जा करके अपना बेस्ट देना है, नर्वस नहीं होना है। बस चलिए। और जो जी भी इष्ट सर। देव को याद करते हैं, इष्ट देव को याद कीजिए, पूजा कीजिए। जो आस्तिक लोग हैं आस्था रखें, जो नास्तिक लोग हैं वो स्वयं में भरोसा रखें, है ना। जिस भी आधार पर अपने आप को स्थिर आप कर सकते हैं, स्थिर करें और जाएं। ठीक है। नमस्ते सर। धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत थैंक यू सर। हाँ बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते हाँ बताएं बताएं सर। ज्योति। सर, मेरा सर आप क्वेश्चन और था। दिन भी ज्वाइन कीजिएगा हम लोग के साथ। देख जुड़ेंगे सर, जुड़ेंगे, चिंता मत करिए सर, जुड़ते रहेंगे। ठीक क्योंकि है आप ठीक लोग है। जी बहुत सर। स्ट्रेस में थे इसलिए सर सर को मेरा एक बुलाया था। क्वेश्चन था। जी हाँ बोलिए। बताओ बताओ ज्योति बताओ। सर, ये वाला जो क्वेश्चन था प्रदूषण के पहले पर्यावरण का, थोड़ा सा हम लिख सकते, ये मेरा ही क्वेश्चन था। हाँ अच्छा तुम्हारा था, ओके। हाँ 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 जी हाँ। सर, तो मेरा हाँ ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैं पर्यावरण मतलब टॉपिक पे डायरेक्ट ना आकर थोड़ा सा हाँ टॉपिक तो के। बताओ ना, तुम मुझे मुझे बताओ अभी तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, 2 लाइन बताओ। बताओ बोलो, जजमेंट अभी हो जाएगा। बताओ कैसे शुरू करना चाहती हो। जैसे हम हमारे आसपास में बहुत सारे कर सर अभी तो बोल नहीं पाएंगे। बस 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 यही यही कष्ट है ज्योति। ये चीज यदि जिसने सीख लिया ना, ये चीज सीख लिया ना, वही सफल होता है। ठीक है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि जब आप निबंध लिखें तो निबंध आपके विचारों की अभिव्यक्ति है, किराए के विचार नहीं है वो। आप ध्यान दीजिए, आप पढ़ते हैं, पहले तैयारी करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जाता है, मस्तिष्क के कंप्यूटर में फ्लॉपी, वो जो सीपीयू में ना स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है। अब वो जब निकलेगा तो वो आपका चीज होगा। सर वो जब कॉपी पेन पे आएंगे तो अभी जैसे आप बोले हाँ तो सडनली मैं कि वही बात कह रहा हूँ ना, तो जो कॉपी पेन में आओगी तभी तो लिखोगी, है हाँ, ना। मेरा एक कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि टॉपिक डायरेक्ट लिखने से मैं खुद का पहले कुछ देकर फिर टॉपिक आऊं, ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि गलत है, हम ये पूछ रहे हैं। देखो ये अकादमिक कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सिटी और विद्यालयों में ये बहुत चलता है। ठीक है। मैंने प्रस्तावना की बात की थी थोड़ी देर पहले, तुम थी, मेरी बात सुन रही थी। हाँ हाँ सर, सुन रहे हाँ थे। तो प्रीफेस का मतलब यहाँ पर हो गया, प्रोफेशनल चीजों में प्रीफेस का मतलब ये हो गया कि बहुत ही प्रिसाइज और संक्षिप्त परिचय उसका, जो सीधे विषय वस्तु से जी जुड़ा हो। जी हम विद्यालयों में क्या करते हैं, विद्यालयों में यदि गाय पर निबंध लिखना आता है तो हम पूरे सृष्टि, गाय की पूरी सृष्टि और जानवरों से तुलना भी लिख देते हैं और सारी चीजें लिख डालते हैं। तो यहाँ वो बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस अपने को संक्षेपण करना है। कंप्रिहेंशन राइटिंग आप लोगों ने किया है ना, कंप्रिहेंशन राइटिंग जी सर। संक्षेपण किया है आपने। जी सर। जी सर। हाँ तो दिमाग में वही संक्षेपण ही लेके चलना है। ठीक है चलिए, अब शुक्ला जी के पास मैं मूव करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आप की ये बातें धन्यवाद अगर सर। याद रखेंगे तो बहुत काम आएगा लोगों के। आप सर छोड़ सकते हैं, मैं 10 मिनट और इन लोगों से बात करूंगा, फिर कल आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू सर। आओ। थैंक यू सर। जी
अभी आप लोगों ने आदरणीय मिश्रा सर से, नरेंद्र सर से बात सुना। मुझे लगता है अगर इसका अनुपालन करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जी सर, अगला 5 हर मिनट और सवाल हम का बात जवाब करेंगे मिल गया आपसे। सर। जी जी। अगले 5 मिनट आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकें, फिर 5 मिनट बाद हम सेशन आज का समाप्त करेंगे। सर अब कुछ नहीं बचा सर पूछने के लिए, अच्छे वो से इतना हेलो टॉपिक जी बताया है जी कि बोलिए, जरूरत ही नहीं पड़ा सर। बिल्कुल बोलिए। नेक्स्ट कौन सर बोल रहा है? लेकिन पता है एक प्रॉब्लम क्या है, अभी लग रहा सर है ना एक कुछ पढ़े एक ही नहीं है। कोई डिस्कस बात नहीं, करेंगे। वो स्ट्रेस नहीं सर लेना। एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। जी सर, जैसे कि सर हेडिंग डाल के लिखना ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा कि विदाउट हेडिंग्स उसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना ज्यादा बेटर रहेगा? सर आवाज नहीं आ रही। आप जैसे लिखें कंटेंट। सर आवाज नहीं आ रही है। नुकसान करेंगे ना अपना। सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। फिर से थोड़ा सा इसमें लग रहा है। एक मिनट एक मिनट। अभी आ रही है सर। आ रही है अभी आवाज? जी सर, हेलो। जी आ जी रही सर आ है। रही है जी सर। सर। जी सर आ हाँ रही है सर। एक्चुअली देखिए, अब आप लोग स्ट्रेस नहीं करेंगे। जो किया आपने अभी तक और जो स्वाभाविक लगे, वहां जाके इस भ्रम में ना पड़ी कि ये पहले करें ये पहले करें। ठीक है, जैसे लिखना वो लिखिए। अब आपको सब आ गया है। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं। ठीक है, दीक्षा बोलिए क्या है? सर वही ऐसे का पूछ रहे थे कि अगर हम हाँ लोग हेडिंग डाल के लिखें तो वो ज्यादा अच्छा होगा या जैसे पॉइंट भी वाइज लिखिए, लिखें वो ज्यादा बेटर है? कंटेंट मैटर करता है। हेडिंग और पॉइंट मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है। सनवा साहब आप बोलिए क्या कर रहे थे? सर मैं कह रहा था कि जैसे आपसे ही एक बार सीखा था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा 2013-14 की बात है हाँ सर। हम लोग जब स्टाफ सिलेक्शन में मिले थे, जी जी तो जी। आपने बताया था कि सर हम डिस्कशन में बताया था कि अगर हम कुछ निगेटिव बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे कान में हम खुद निकलते हैं उसको, किसी और के लिए नहीं होता है। हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर में सर, तो बस उससे बचते हैं सर आज जी तक हम जी बस। धन्यवाद सर, अभी बहुत काम आया सर ये चीज। बस वही यही करना हम है। मंत्र हमारा चलिए धन्यवाद। इसके लिए है सर। सर मैं जी जी क्वेश्चन पूछने जा रही थी। हाँ तो अभी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि ट्रांसलेशन में जैसे कोई शॉर्ट फॉर्म मतलब एब्रिविएशन दिया है किसी चीज का, तो हम मतलब उसको वैसे ही ट्रांसलेट कर सकते हैं या उसका मतलब पूरा अगर मतलब हिंदी में लिखना करते हैं, क्योंकि हिंदी में देखिए एब्रिविएशन का स्कोप नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए आपका अच्छा। नाम सुरभि राठौर है। जी सर। ठीक है, मैंने आपका नाम एस जी सर। राठौर लिख दिया। एस से तो कुछ भी हो जी सकता है, सर। सुनीता भी हो सकता है, सहेली भी हो सकता है। जी तो हाँ। स्पष्ट कर दें। हिंदी में स्कोप नहीं रहता, अंग्रेजी में लिख हाँ सकते सर, हैं। जैसे कोई कोई स्कीम वगैरह है या कोई भी जैसे अगर उनके आपको नाम दिए पता हो, रहते हैं। जैसे पूरा नाम पता हो तो लिख दीजिए, नुकसान नहीं हाँ है, वो ज्यादा अच्छा सर, रहेगा। अगर नहीं है तो फिर तो ऑप्शन वही है कि मतलब जैसे मतलब मनरेगा है, मैं बता रहा हूँ, यस सर। MNREGA है ना, यस सर। अभी उसको नरेगा कर दिया गया है। तो आप मनरेगा करती हैं तो हो सकता है सामने वाला समझे कि लिख रहा है कि मनरेगा, मन रे यस सर। गा। तो उससे अच्छा है महात्मा गांधी जी वो सर। वाली चीज पूरी लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पष्ट रहेगी। जी सर। तो ओके, नाम से थैंक यू सर। क्लास छोड़ सकते हैं अब। सर एक और क्वेश्चन था सर मेरे लिए भी। ठीक है, सर एक सवाल था सर, नेक्स्ट पूछ लक्ष्मण सकता हूँ मैं? कुमार जी क्या कर रहे हैं? हाँ जी सर। सर मुझे कुछ पूछना था सर। सर मैं बोल रहा था सर कि पेजेस का कितना लिमिटेशन होता है सर? हाँ 3 एक पेज, 2 पेज? मिनट से पूछ ले दीजिए आप। हेलो सर, बोल रहे पेज सर कितना लक्ष्मण पेज बोलिए। तक लिख सकते हैं सर? वो नहीं, सर आवाज नहीं जा रही है? लक्ष्मण जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पेज 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 नहीं गिनना है, आपको शब्द गिनना है। 500 वर्ड में करना है ना।
सर तो वर्ड काउंटिंग नहीं करते क्या रहेंगे लगता सर है वहाँ पर लक्ष्मण जी? टाइम तो उतना नहीं वर्ड काउंट करेंगे। एवरेजिंग करिए ना एक वाक्य में। यस सर। अगर आप 10 शब्द लिखते हैं तो लिख लीजिए, 30 वाक्य में आपका पूरा हो जाएगा 300। जी सर। नहीं होता ऐसे? हाँ सर ठीक है। काउंट करके हो सकता है। यस सर। हाँ, और नेक्स्ट विजय जी बोलिए, क्या कह रहे थे?